नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ओमिक्रॉन से आफत और आखिर इससे राहत कैसे मिलेगी, क्योंकि यह नया वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए दहशत का पर्याय बन गया है, दहशत का सबब बन गया है। क्योंकि अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट से भारत सरकार भी इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर है और इस वेरिएंट को लेकर के बाकायदा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक में तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे 2 लोगों में डेल्टा वेरिएंट पाया गया है और यह आपको मालूम होना चाहिए कि इन लोगों में कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप है। कर्नाटक सरकार ने बाहर से आने वाले हर शख्स को 7 दिन तक घर पर रहने के ही आदेश दिए हैं। उन्हें क्वारंटीन रहना अनिवार्य किया गया है। ओमिक्रॉन जो कि नया वेरिएंट है, उसको लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इन सब के बीच सभी जिला अधिकारी और डिविजनल कमिश्नर के साथ आज एक अहम मीटिंग बुलाई है और यह ऑनलाइन मीटिंग शाम 5:30 पर होगी। कोरोना को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कल एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें तमाम अधिकारियों को इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ढील देने की योजना पर फिर से विचार करने की बात कही गई। पीएम ने कहा कि अफ्रीकी देशों से आने वाले तमाम लोगों की निगरानी खास तौर पर की जाए और 14 देशों के साथ हवाई सेवाएं सीमित भी कर दी गई हैं, जबकि 12 देशों के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जांच अनिवार्य कर दी गई है। बता दें कि ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी 7 गुना तेजी से फैल रहा है और दक्षिण अफ्रीका में एक हफ्ते में 200% नए केस बढ़ गए हैं। यानी कि जहां पहले केस 100 आ रहे थे, कुछ दिनों के अंदर ये 1200 तक प्रतिदिन पहुंच गए हैं। वहीं इससे जुड़ी एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। वो खबर यह है कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि भले ही ओमिक्रॉन की संक्रमण दर बहुत तेज हो, लेकिन इससे होने वाली मौतों की संख्या कम है और इससे संक्रमित मरीजों में गंभीर रूप से बीमारी नहीं देखी गई है। उनके अंदर केवल हल्के लक्षण दिखे हैं। यह सबसे बड़ी राहत की बात नजर आ रही है अभी तक। तो ओमिक्रॉन से राहत कैसे मिलेगी और ओमिक्रॉन को लेकर के क्या कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं, किस तरीके से अलर्ट मोड पर हैं सरकारें और कहां पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब की पूरी डिटेल और तफसील से जानकारी हम देने वाले हैं। इस वक्त मेरे 3 सहयोगी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ वो लाइव जुड़ चुके हैं। पल्लवी झा मेरे साथ मेरी सहयोगी मौजूद हैं। इस वक्त दिल्ली से एयरपोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई से मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मौजूद हैं और भूपेंद्र सिंह मेरे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। मैं विनोद और भूपेंद्र आप दोनों का रुख करूं, उससे पहले सीधा पल्लवी के पास चलते हैं। पल्लवी, आप एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। कई तरह के चेंजेस आपको नजर आ रहे होंगे 2 दिनों के अंदर। जो ढील और जो नॉर्मलसी नजर आ रही थी, क्या एयरपोर्ट पर अब इस नए वेरिएंट की आहट के बाद कुछ चीजें बदली हैं, तब्दीली दिख रही है? देखिए, जाहिर तौर पर तब्दीली हुई है क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने 12 जो ऐसे कंट्रीज़ हैं उनको लेकर विजिलेंट होने के लिए कहा है और साथ ही साथ ऐसे 12 कंट्रीज़ को मैंडेटरी किया गया है कि उनकी उनकी RT-PCR होगी और उसके बाद उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी जो है सैंपल जो है उसको भेजा जाएगा। 12 कंट्रीज़ के जो फ्लाइट्स हैं उन पर देखिए अभी फ़िलहाल तो रोक तो नहीं लगाई गई है क्योंकि 15 दिसंबर के बाद से जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर पूरे विश्व में एक चिंता बढ़ी है, उसको लेकर जाहिर तौर पर यहाँ पर एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ भी कई चीज़ें बदली हैं। कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। आप लोग कहाँ से आए हैं मैम? हम लोग तंजानिया से आए हैं। तंजानिया से आए। एयरपोर्ट के अंदर नया जो वायरस है उसको लेकर के कोई टेस्टिंग वगैरह चल रही है? नो, अभी आप लोगों की नहीं है। देखिए नहीं हुई क्योंकि वी आर नॉट फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वी आर फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका। बिल्कुल जी। और कुछ आप लोगों से पूछा जाता है जब आप लोग एयरपोर्ट पर आते हैं, चाहे तंजानिया में हो या फिर इंडिया? एक्चुअली वो जो पेपर वर्क है ना उसके लिए तो दे आर सो पर्टिकुलर। अगर थोड़ा सा भी है दे विल मेक यू मिस योर फ्लाइट ऑल्सो। अगर आपके पेपर वर्क क्लियर नहीं है, आपके टेस्ट टाइमली नहीं है, देन दे विल नॉट लेट यू ट्रैवल इन एनी केस। RT-PCR कराना पड़ रहा है? करता है जी। नए वायरस को लेकर कितना डर है जिस तरीके से ये चिंता बढ़ा रहा है? See, you know what, we were traveling, but हमने सुना because everybody told us be careful. So अब है कि we have to be careful. So we have to be, we have to keep ourselves safe.
वी हैव टू कीप आवर फैमिली सेफ एंड वी हैव टू कीप एवरीबॉडी सेफ। तो प्रिकॉशन जी, लेने हैं। आप कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से नए वेरिएंट को लेकर एक डर पैदा हुआ है, एयरपोर्ट पे या कहीं पे कोई ऐसी चेतावनी दी जा रही है कि बी केयरफुल, आप अपनी सतर्कता रखें? वैसे ऐसे तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, बस वो आपको ज़्यादा रिमाइंडर्स देते रहते हैं कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज करें अपना हाथ और डिस्टेंस रखिए, क्योंकि वी जस्ट कांट डू एनीथिंग अ लॉट। हम लोग अभी वो आया है, हम लोग को पता नहीं है वो कितना डेंजरस हो सकता है, उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट मे बी हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं कि आप बस प्रिकॉशंस ले सकते हो, प्रिकॉशंस ले सकते हो। तो देखिए, ये है कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पेपर वर्क इतना होता है कि आपकी टेस्टिंग वेस्टिंग जहाँ से आप फ्लाइट ले रहे हो वहाँ से शुरू हो जाती है। उसके बाद जब आप भारत लैंड कर रहे हैं तो भी 12 ऐसे देश हैं जिनको लेकर के निगरानी रखने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। ठीक है, ये जरूरी भी है क्योंकि एहतियात जो है ना पल्लवी, वो ज्यादा जरूरी होता है। हम खतरे में आ जाएं और हम उसकी जद में आ जाएं, उससे बेहतर है कि हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठा लें। ठीक है पल्लवी, मैं आपके पास आऊंगा, आपने तमाम अहम जानकारी दी और कुछ लोगों से बात भी की, लेकिन मुंबई का क्या हाल है? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे 5:30 बजे अहम मीटिंग करने वाले हैं। उन तमाम जो बाहर के लोग आ रहे हैं उन पर केंद्र सरकार के नियम लागू होने वाले हैं। विनोद, क्या वहां पर ओमिक्रॉन को लेकर के कुछ अवेयरनेस है, कुछ दहशत है, कैसा माहौल है? देखिए सऊद, मैं बात करूं कोविड-19 वायरस के बारे में तो सबसे ज्यादा देश में अगर कहीं पर कोविड-19 के केसेस और मौतें दर्ज हुई थी वो थी मुंबई और महाराष्ट्र में। अब यह ओमिक्रॉन नाम का नया वायरस मतलब नया रूप कोविड का यहाँ पर सामने आया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार अलर्ट मोड पे है। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे फिलहाल अस्पताल में ऑपरेशन के बाद वहाँ पर अपना दूसरा इलाज कर रहे हैं। अस्पताल से उस पूरी सिचुएशन पर वो वहाँ पर निगरानी रखे हुए हैं। मैं कल की बात करूँ तो कल महाराष्ट्र सरकार ने कोविड को लेकर एक नई गाइडलाइन वहाँ पर जारी कर दी है और अब मास्क जो है वो कंपलसरी हर जगह कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। शादियों में भी मास्क होना चाहिए। शादियों में 50% से ज़्यादा की भीड़ हुई तो 50,000 का फाइन भी वहाँ पर किया गया है। आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, आप लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहे हो, आप बस से सफ़र कर रहे हो और आप ऑटो रिक्शा से सफ़र कर रहे हो, उसमें चालक और सफ़र करने वाला इन दोनों को वहाँ पर दोनों वैक्सीन के डोज उन्हें लगाने होने ज़रूरी है। इसके अलावा कल महाराष्ट्र के जो नगर विकास मंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें एमएमआरडीए रीजन, जैसे मैं बात करूं आपको मुंबई हो, ठाणे हो, कल्याण हो, अंबरनाथ, उल्लासनगर, बदलापुर इलाके के तमाम जो महानगर पालिका के कमिश्नर हैं और वहां पर एक आला अधिकारी है, उनकी एक बैठक हुई। इस बैठक में इन महानगर इलाकों में जो बड़े अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इनका फायर ऑडिट करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जो ऑक्सीजन के कितने प्लांट यहाँ पर कार्यरत है, रोजाना कितने प्लांट हैं, कितने बेड फिलहाल कार्यरत है, नई तरीके से, लेकिन ये सब तो सरकार के स्तर पर तैयारी है। लेकिन विनोद, लोगों में जागरूकता को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो थोड़ा सा ना लापरवाह हो गए हैं, उन्हें अपनी लाइफ नॉर्मल लगने लगी है। तो लोगों में कितनी सजगता है और सरकार के लेवल पर उन्हें जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप होगा शायद। देखिए ओमिक्रॉन को लेकर मैं आपको यहाँ बताऊं, आपने कहा कि लोग थोड़े अब लोगों में डर कम दिख रहा है, लेकिन लोगों में डर कम नहीं, लोगों में डर है ही नहीं कोविड को लेकर। जहां हम जाते हैं, आप लोकल ट्रेन से सफर कर लीजिए, स्टेशनों पर या मार्केट में कहीं पर भी भीड़ दिखेगी आपको, वहां पर मास्क लगाए, वहां पर कम लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल अब पिछले 2-3 दिनों से इस नए वायरस की बात यहाँ पर सामने आई है। कोविड का एक नया रूप यहाँ ये सामने आया है, जिसको लेकर फिलहाल लोगों में इतनी जागरूकता फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से कुछ लोगों को तो जरूर इसमें डर सता रहा है। आज 5:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, वहां से उन्होंने एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया है। महाराष्ट्र के जो 35 जिले हैं उन सभी जिलों के जिलाधिकारी और 6 जगहों के डिविजनल कमिश्नर, उनकी ये अहम बैठक है। एक अच्छी बात है कि तमाम जो राज्य सरकारें हैं वो इसको लेकर के सजग हैं, अलर्ट हैं और पहले से ही जो स्टेप लेने चाहिए वो ले रही हैं। लेकिन गुजरात में भी यही स्थिति है। गुजरात सरकार ने भी कुछ प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए हैं। भूपेंद्र, क्या जानकारी है और लोगों को कितना ज्यादा इसको लेकर के खतरा समझने की जरूरत है कि यह खतरनाक हो सकता है और कम से कम अब जो थोड़ा सा लापरवाह नजर आ रहे लोग एक बार फिर से कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें? देखिए, गुजरात सरकार ने कल नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन इश्यू कर दिए थे। जितने भी
तमाम एयरपोर्ट पर बिना आरटीपीसीआर के किसी भी जो पैसेंजर हैं, फॉरेन पैसेंजर्स हैं खास करके, उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो उनकी आरटीपीसीआर की जाएगी। मैं इस समय अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। फिलहाल फ्लाइट का समय नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट का समय नहीं है, दोपहर के बाद आती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर काफी सख्ती बरती गई। हमने सुबह से ही देखी, लोगों की आवाजाही पर बहुत ज्यादा रोक लगाई हुई है। जिनकी जरूरत है सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर आवाजाही की परमिशन दी गई है। इसके अलावा सबसे अहम बात गुजरात सरकार ने जो की है, अपने तमाम अधिकारियों को कहा है, ट्रेसिंग पर बहुत ज्यादा जोर देने की बात की है। और इसके अलावा वैक्सीनेशन का जो टारगेट है उसको भी पूरा करने के लिए साफ तौर पर कह दिया गया है। लोगों के घरों घरों तक जाकर वैक्सीन अगर देनी पड़े तो इस तरह की भी मुहिम शुरू कर दी गई है। लेकिन जिस तरह का ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आया है और खास करके डेल्टा से भी इसके बहुत ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, 30% के आसपास इसकी म्यूटेशन बताई जा रही है, तो उसको लेकर चिंता बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर सावधानियों की मैं बात करूं, लोगों की बात करूं, तो लोगों में बिल्कुल सतर्कता नजर नहीं आ रही है। बहुत ज्यादा लापरवाह दीपावली के बाद से ही लोग देखने को मिल रहे थे। दीपावली के दौरान जिस तरह की खरीदारी हुई, बाजारों में भीड़ देखने को मिली, और अब शादियों के मौसम में भी वही सब कुछ देखने को मिल रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। उनके अपने सम्मेलन में देखा जाता है कि कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। सही कह रहे हैं आप, चाहे वो पंजाब का रुख कर लें, चाहे वो उत्तर प्रदेश का रुख कर लें, कितनी बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, किस तरीके की वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है हम देख रहे हैं। लेकिन यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया में कोरोना के कई दूसरे वेरिएंट्स भी पैर पसार रहे हैं। कई जगहों पर लॉकडाउन जैसी स्थितियां हैं, कई जगहों पर सेमी लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं लोग इस तरह के नजर आ रहे हैं कि वो लापरवाह हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद कोरोना चला गया है, ऐसा है नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो तमाम राज्य सरकारें हैं वो अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स जरूर ले रही हैं। मैं आऊंगा भूपेंद्र आपके पास। इस बीच मेरे साथ एक एक्सपर्ट डॉक्टर जुड़ चुके हैं, उनका मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BL शेरवाल साहब, जो कि सफदरजंग हॉस्पिटल में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर शेरवाल, बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 24 पर। नमस्कार डॉक्टर शेरवाल, सबसे पहले तो ओमिक्रॉन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अगर जो तमाम दर्शक जुड़े हुए हमसे उन्हें यह बता सके कि ओमिक्रॉन है क्या, यह कितना खतरनाक है, इससे कितना डरने की जरूरत है और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखिए, अभी ये रिसेंटली साउथ अफ्रीका में WHO ने जो अभी रिपोर्ट आई है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, 26 नवंबर का ही रिपोर्ट है। उसके अंदर ये पाया गया है कि ये का जो 30 म्यूटेशंस के आसपास नोटिफाइड हैं और इसमें मेजर जो चेंजेस हैं वो है 3 या 4 डिलीशन है और एक इंसर्शन है स्पाइक इनके अंदर। इसके कारण जो चीजें हैं, तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम मानते हैं। इसका कारण यही है कि इसका एक चीज ये आ रहा है सामने कि ये री इन्फेक्शन कर सकता है। जिनको पहले कोविड हो चुका है या वैक्सीन ले चुके हैं उनको ही कोविड हो सकता है। दूसरा, ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, और तीसरा जो है ये इम्यून के कर सकता है। सो इसीलिए चिंता का विषय है और हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट अपने लेवल पे ऑलरेडी मेजर लेने शुरू कर दिया, और मुझे लगता है कि इसमें बाद में एक्शन लेने से पहले जो शुरुआत के एक्शन है, खास तौर पे जैसे हम एयरपोर्ट पे चेकना होना है, और अफेक्टेड कंट्रीज, अफेक्टेड रीजन से जितने भी लोग आते हैं उनका टेस्टिंग प्रॉपरली होना, और उसके बाद जितनी हमारी एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे है उसको करना, और जितने हमारे पास रिसोर्सेज है जीन सीक्वेंसिंग के जरिए जितनी जल्दी से जल्दी हम पता कर सकें। और एक अच्छी चीज ये है इसके अंदर डिटेक्ट करने के लिए हम ये देखा गया है कि इसका जो है S जीन टारगेट फेलियर हम कहते हैं उसको, तो उससे बड़ा आसानी से हम पता कर सकते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन ये है कि नहीं है। तो सेम टेस्ट हम कर रहे हैं, उसके अंदर SGF अगर है तो उससे इजीली ये पता लग सकता है कि ये ओमिक्रॉन है कि नहीं है। लकीली अभी तक जो देखने में आया है कि अभी इंडिया में इसका सिम्टम है, लेकिन क्योंकि बहुत अर्ली वो है, और मुझे लगता है कि हमें सतर्क रहने की बिल्कुल आवश्यकता है।
और ठीक है सर, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास डॉक्टर शेरवाल। इस बीच मेरे साथ मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर कुमार, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। और डॉक्टर मनोज, देखिए इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये कि ये डेल्टा वेरिएंट से भी 7 गुना तेजी से स्प्रेड हो रहा है और 9 देशों से ज्यादा देशों में ये फैल चुका है, बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ AMA यानी कि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने यह कहा है, जो राहत की बात है, कि यह बहुत ज्यादा घातक या जानलेवा नहीं है, तेजी से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन उसमें सिर्फ हल्के लक्षण हैं। इन दोनों को और दोनों पहलुओं को किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अभी डॉक्टर शेरवाल ने जैसे कहा कि ये बिल्कुल डिफरेंट है अल्फा और जो डेल्टा स्ट्रेन से, क्योंकि इसमें 30 म्यूटेशंस हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो बाइंडिंग जो रीजन होता है, जो ACE2 रिसेप्टर से बाइंड करता है, उसमें 10 म्यूटेशन है। तो ये बिल्कुल एक समझिए नया वेरिएंट हुआ है और WHO ने भी जिस तरीके से इसको सीधा वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला, क्योंकि ये जो जनरली होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट देन वेरिएंट ऑफ कंसर्न, तो ये निश्चित तौर पे और जिस तरीके का इसका ये माना जा रहा है कि R वैल्यू 1.93 के आसपास है, तो ये काफी इन्फेक्शियस वायरस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अभी सही स्टेप्स होगा कि इसको बिल्कुल जैसे US ने और यूनाइटेड किंगडम ने, दोनों ने 6 देशों से अपना जो एयर ट्रैफिक बंद किया है, हमें भी करना होगा, क्योंकि अर्ली स्टेज में करने से शायद रुक जाए। और अभी जब हमें ये पता है कि इतना जो मेजर एंटीजेनिक शिफ्ट हुआ है या वायरस में जो म्यूटेशंस हुआ है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारी जो वैक्सीनेशन की जो स्ट्रैटेजी, जो हम लोग आज तक 121 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, तो बहुत तेज रफ्तार से हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हुआ, बट हो सकता है कि ये वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी को इवेड कर जाए या उसको पास कर जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वाइड इम्प्लीकेशंस हैं इसके और ये सीरियस कंसर्न है, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए अनलेस कि हम ये देख लें कि ये जो वेरिएंट है बहुत ज्यादा लेथल नहीं है। बट इन्फेक्टिविटी की जहां तक बात है, ट्रांसमिसिबिलिटी की बात है, वो डेफिनेट तौर पे काफी ज्यादा है और ये बिल्कुल ही डिफरेंट वायरस है अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से। नहीं, डिफरेंट वायरस तो है, इसीलिए ही WHO ने इसे वायरस ऑफ सीरियस कंसर्न बताया भी है, इसको लेकर के सजग भी है, तमाम तरह के एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। मैं आऊंगा सर आपके पास। इस बीच मेरे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं LNJP हॉस्पिटल के। डॉक्टर सुरेश, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज़ 24 पर। और डॉक्टर सुरेश, आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि ओमिक्रॉन अभी तक के जो तमाम वेरिएंट हैं कोरोना के, उससे कितना खतरनाक समझा जाए? क्योंकि अभी मैं बात कर भी रहा था कि AMA यानी कि अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने तमाम जो इसको मॉनिटर किया उसके बाद ही तो कहा है कि शायद ये बहुत ज्यादा घातक नहीं है, लोगों को इससे डरना तो चाहिए, बचना तो चाहिए, लेकिन ये अभी जानलेवा उतना नहीं है जितना समझा जा रहा था। इसका जो वेरिएंट आया है अफ्रीका में, हांगकांग में और कुछ कंट्रीज में, निश्चित रूप से ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और इसमें जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन 30 से 50 म्यूटेशन है, जो कि आमतौर पर जो डेल्टा वायरस है उसमें 3 से 4 म्यूटेशन होते हैं। इसमें म्यूटेशन बहुत ज्यादा है स्पाइक प्रोटीन में और ये बहुत तेजी से फैलता है। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिन्होंने दोनों डोज ली हैं, उसको भी ये इन्फेक्ट करता है, इम्यूनिटी को इवेड करता है, इम्यूनिटी के जो भी एंटीबॉडीज होती हैं उसके बावजूद ये इन्फेक्ट करता है। पर जो क्लिनिकल पिक्चर है उसके लिए अभी क्योंकि अनुभव कम है, अभी लास्ट वीक ही इसका ज्यादा स्टडीज नहीं है, तो अभी आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है। उसके लिए हमें ज्यादा स्टडीज की अभी आवश्यकता है। पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ट्रांसमिशन का रेट बाकी वायरस से, जैसे डेल्टा हमारे पास पहले था, उससे भी ज्यादा तेजी से ये फैलता है। सर, डेल्टा वेरिएंट को लेकर के भी कई तरह के कंसर्न थे डॉक्टर शेरवाल, और उनको लेकर के बहुत सारे डर भी नजर आ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हमारे देश पर नहीं हुआ। ये हमारे लिए राहत की बात है। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट से भी 7 गुना तेजी से फैल रहा है और तमाम दुनिया के देश इसको लेकर के बेहद फिक्रमंद है, कंसर्न है। इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं और 2 खास मेहमान जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं इसको लेकर के जानकारी दे रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊं, उससे पहले पल्लवी एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं, क्योंकि देखिए आप जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स से लगातार वाकिफ रहती हैं और लोगों को बताती भी हैं। यह बताया जा रहा है कि स्पाइक प्रोटीन पर यह ज्यादा असर करता है और स्पाइक प्रोटीन पर ही दरअसल जो वैक्सीन है वो सीधा असर करती है। तो अभी जो
अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा ही मान करके चला जाए या फिर वाकई खौफजदा करने वाली स्थिति है? देखिए, बिल्कुल अभी इसी को माना जाना चाहिए क्योंकि अभी मॉनिटरिंग चल रही है। अभी बहुत सारे एविडेंस हैं जिसे जुटाना अभी ज़रूरी है। उसके बाद ही इस निष्कर्ष पर निकला जा सकता है कि वैक्सीन उस पर कामयाब है या नहीं है। हालांकि बेशक ये कहा गया कि जिन पेशेंट में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला उनको दोनों वैक्सीन के शॉट लग गए थे और इजराइल में तो ये भी कहा गया कि बूस्टर डोज लगने के बावजूद भी ये वेरिएंट जो है उनमें पाया गया। लेकिन देखिए, ये भी खबर आ रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसिव थे, यानी जो पेशेंट थे वो एड्स से प्रभावित थे, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है उसमें कई बार ऐसे जो संभावना या आशंका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो काफ़ी सारे एविडेंस अभी कलेक्ट होने बाकी है, उसके बाद ही इस पर निष्कर्ष निकलेगा कि एक्चुअली में जो वैक्सीन है वो कामयाब है या नहीं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट से कल हम बात कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि कोवैक्सीन, चूंकि होल वायरोन वैक्सीन है, वो कहीं ना कहीं जो है वो माना जा रहा है कि वो कामयाब रहेगा। हालांकि अभी बहुत जल्दी है इस पर टिप्पणी करना, ये एक्सपर्ट्स ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। लेकिन मैं साउथ यहाँ पर बता दूं कि इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे हूँ और कल अरविंद केजरीवाल ने प्राइम मिनिस्टर को कहा, लेटर लिखा और उन्होंने ये मांग की है कि तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिलहाल जो है बंद कर दिया जाए। वहीं DDMA की कल बैठक होने जा रही है। DDMA इस बात पर फैसला ले सकती है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके जो पैसेंजर्स हैं उनकी मैंडेटरी RT-PCR कर दे और जो भी प्रभावित देश हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है या बांग्लादेश और इजराइल है, वहां के लोगों को क्वारंटाइन कंपलसरी क्वारंटाइन करने की बात कही जा रही है। तो कल काफी अहम बैठक होने वाली है DDMA की। और एयरपोर्ट की मैं आपको एक बार तस्वीर भी दिखा देती हूँ कि देखिए अभी जो चार्ट दिख रहा है इस वक्त तमाम जो फ्लाइट्स है वो ऐसी जगहों से नहीं आ रही हैं जो कि हाई रिस्क पे हैं। सिर्फ एक ढाका की फ्लाइट आ रही है 1 बजे। उन तमाम पैसेंजर्स को RT-PCR के थ्रू गुजरना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने 26 तारीख को यह कह दिया था कि जो भी हाई रिस्क कंट्रीज हैं वहां के पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से करनी है। RT-PCR तो करना ही है, साथ ही साथ जो उनके सैंपल्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करनी बहुत जरूरी है। तो देखिए, सरकारें अपने लेवल पर तमाम कदम उठा रही हैं और ऐसे में जो कल का बैठक होने वाला है दिल्ली NCR के लिए अभी बहुत प्राइमरी स्टेज भी है, इसलिए बहुत ज्यादा उस पर टिप्पणी कर पाना भी थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन भूपेंद्र, जरा आप बताइए कि गुजरात में लगातार जो बाहर से आने वाली देशों की जो फ्लाइट्स हैं उसको लेकर के भी कई स्टेप्स लिए गए हैं, कई जो दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। सरकार ने साफ तौर पर यह निर्देश दे दिया है कि जो भी बाहरी पैसेंजर आएंगे, बाहरी यात्री आएंगे, उनको बिना RT-PCR टेस्ट के राज्य में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य के तमाम हवाई अड्डों पर ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर जब हम यहाँ पहुंचे तो अभी फिलहाल किसी इंटरनेशनल फ्लाइट्स का टाइम नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पता किया तो उनके मुताबिक के RT-PCR का यहाँ पर जो एक कैंप है वो लगा दिया गया है। स्टाफ यहाँ पर पूरा मौजूद है। फ्लाइट आएगी, उसके बाद जितने भी पैसेंजर आएंगे उनका एक वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो भी चेक किया जाएगा और चेक किया जाएगा। और ठीक है विनोद, इन सब के साथ अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हमने देखा है कि कितने लंबे समय तक कोरोना जो है लोगों को गिरफ्त में लेता रहा है। अभी थोड़ी सी कहीं ना कहीं राहत है महाराष्ट्र में, लेकिन इस नए वेरिएंट ने कितनी चिंता बढ़ा दी है? देखिए, इस वेरिएंट ने काफ़ी चिंता बढ़ा दी है। आपको पता ही होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, अस्पताल में भर्ती है, फिर भी वो वहां से एक अहम बैठक 5:30 बजे वहां पर लेने वाले हैं तमाम जिलाधिकारी, डिविजनल कमिश्नर्स की। एक मैं आपको बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 20 महीने बाद महाराष्ट्र में 1 दिसंबर से स्कूल खुलने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी भी कर ली है। आज इसको लेकर भी इस बैठक में फैसला होगा कि क्या ये फैसला लिया गया है वो सही है क्या। अगर खतरा और बढ़ा तो शायद ये स्कूल फिर से बंद किए जा सकते हैं। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले स्कूल, यानी अब ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू होने के आसार भी महाराष्ट्र में जताए जा रहे हैं। फिलहाल महाराष्ट्र की मैं बात करूं, हर संभव तरीके से हर MMRDA रीजन में हर तरीके से जो गवर्नमेंट अस्पताल है, जो ऑक्सीजन प्लांट है, उन्हें मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये जल्दी फैलता है तो इसके पेशेंट की संख्या भी बढ़ने के आसार हो सकते हैं। तो इसको लेकर हर संभव तैयारी उठाए जा रहे हैं, लेकिन लोगों में कितनी ज्यादा जागरूकता है, वो कितना ज्यादा इसको लेकर के सतर्क
हैं यह भी सबसे अहम हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मनोज, स्पाइक प्रोटीन पर असर और उसको लेकर के सीधा हमला, ये जो बात इस नए वेरिएंट में सामने आ रही है, उसको किस तरह से आप समझा पाएंगे? क्योंकि तमाम लोग आसान भाषा में समझे इसको तो ज्यादा बेहतर। देखिए, पल्लवी जी ने जैसा अभी कहा कि स्पाइक प्रोटीन का जो म्यूटेशन है, और ये जो बहुत मेजर म्यूटेशन है, 30 म्यूटेशंस हैं स्पाइक प्रोटीन पे, और जब ये कोरोना जो वायरस है SARS-CoV-2, ये स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही बाइंड करता है। ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जो लंग्स में, तो जहां भी ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं और लंग्स में ये संक्रमित करता है, फेफड़ों को संक्रमित करता है। तो आप ये देखिए कि जो बाइंडिंग जो फ्रैगमेंट है इसका स्पाइक प्रोटीन का, वो इसमें मेजरली इन्वॉल्व है। तो सबसे देखिए, जितनी भी वैक्सीन बनी है, जो भी, चाहे वो mRNA वैक्सीन है या जो भी वैक्सीन है, उसको टारगेट उसका स्पाइक प्रोटीन है। अगर उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा तो निश्चित तौर पे जो वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन पे बेस्ड हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेंगी। जहां तक बात है कि अभी तो 15 दिन हुए हैं ये डिटेक्ट हुआ बोत्सवाना में, और ये देखिए सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में नहीं, बांग्लादेश में आ गया, इजराइल में आ गया, यूरोप में आ गया, तो ये स्प्रेड हो रहा है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी बड़ी हाई है, आर वैल्यू 1.93 के आसपास है। ये सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव वेरिएंट मुझे लग रहा है कि अभी तक का SARS-CoV-2 का है। तो मेरा ये कहना है कि अभी बचाव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सबसे बात यह है कि अगर वैक्सीन की इनएफिकेसी देखी जाएगी ऐसे केसेस में, तो हमें ठीक करें आप सर, बाकी अभी बचाव करना जरूरी है। और डॉक्टर शिरवाल, मैं आपसे ही इसीलिए समझना चाहूंगा कि आज ऐसा वक्त है जब स्कूल कॉलेजेस तमाम राज्यों में खोले जाने की बात हो रही है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी ओपन किए जाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री ने कल अहम बैठक में समीक्षा की बात कह दी। इसके अलावा हम देख रहे हैं बहुत नॉर्मलसी आ गई है, शादी ब्याह के जो समारोह हैं उसमें बहुत गैदरिंग हो रही है, 5 राज्यों में चुनाव है, चुनावी रैलियों में बहुत गैदरिंग हो रही है, लोग काफी ज्यादा लापरवाह हैं। अब ये जो नया खतरा सामने आ रहा है, आप लोगों से क्या कहेंगे, क्या उन्हें सलाह देंगे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में कौन सी चीजें हैं दोबारा से इंप्लीमेंट करें जिससे आप इससे बच सकते हैं? नहीं, देखिए, अब तो ये है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ गया है लेटली। हम सोशल गैदरिंग और जितने भी हमारे पॉलिटिकल गैदरिंग हो या हमारे धार्मिक गैदरिंग हो, उसमें काफी ज्यादा लोग बेहिचक पार्टिसिपेट करने लगे हैं और काफी गार्ड डाल। तो मेरा यही है आपके चैनल के माध्यम से कि कोविड अभी खत्म नहीं है और नया चैलेंज और आ गया है। तो हम सबको इस चैलेंज को जो है देखते हुए अपने गार्ड डाउन नहीं करने हैं, और जो एक सिंपल सा जो फॉलो कर रहे हैं अभी तक, मास्क जो है प्रॉपर्ली पहने, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है, खासतौर पे जिनको अगर एक भी वैक्सीन नहीं लगी तो प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं। और जो हमारे एज ए माइक्रोबायोलॉजी से हम बात करते हैं, ये अभी डॉक्टर मनोज ने भी बताया कि अभी 15 दिन हुए, ये जो सैंपल अभी साउथ अफ्रीका या सुने कि है, ये 9 या 10 तारीख के सैंपल हैं, जो भी रिजल्ट जो है 24 या 25 को आया है। तो ये चीज हमें भी रिट्रोस्पेक्टिवली देखना होगा कि हमारे जो कम्युनिटी में और टारगेटेड लोग हैं या माइनर जो कम्युनिटी के अंदर जाके के पीछे मिड अक्टूबर के अंदर हमारे जो पुराने सैंपल हैं उसको रिट्रोस्पेक्टिवली हम सैंपलिंग ले, या हमारे पास सैंपल रहते हैं उसमें रिट्रोस्पेक्टिव टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। और प्रोस्पेक्टिव सैंपलिंग तो हम टारगेटेड कर ही रहे हैं जो सारे एयरपोर्ट पे है। तो उसके बाद जो है हमें एक्चुअल पता लगेगा कि हमारे जो पुराने, ठीक है डॉक्टर मनोज, मैं आपसे ही फाइनल कमेंट चाहूंगा इस पूरी बातचीत में। ठीक है डॉक्टर शेरवाल, मैं आता हूं। डॉक्टर मनोज, लोगों को सलाह, क्योंकि वही जरूरी है, लोग अगर लापरवाह हैं, लोग नॉर्मल समझ रहे हैं अब चीजों को, लोग कोरोना को लेकर के बेफिक्र हो चुके हैं, ऐसे वक्त में जब दुनिया में तमाम देशों में कई तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर तो लॉकडाउन तक लगाना पड़ा है, तमाम जगहों पर तो बहुत तेजी से कोरोना के मरीज बढ़े हैं, क्या भारत में अभी जो नॉर्मलसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सब कुछ पहले जैसा करने लगे, वो ठीक है? देखिए खालिद साहब, मैं आपको बिल्कुल कहूंगा कि अभी वो वक्त, मैं डॉक्टर सरवाल की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कोविड जो है वो पैंडेमिक है, और कोई भी इवेंट अगर कहीं भी ग्लोब पे होता है तो उसे हमें सीरियसली लेना चाहिए। और दर्शकों को आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल फॉलो करने का भी वक्त है। और जैसे ओमिक्रॉन जो आया है वो इतना इफेक्टिव है, तो मुझे लगता है और स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात कुल मिलाकर कितनी है कि
ये जो पैंडेमिक है वो पूरी तरह से गया नहीं है और ये पैंडेमिक बहुत ज्यादा शातिर भी है। ये वायरस बहुत शातिर है, लगातार म्यूटेट कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है और ऐसे वक्त में जब हम लापरवाह हो चले हैं, हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वापस हमें कोरोना जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसे पूरी तरह से उसका पालन करना जरूरी हो गया है, क्योंकि यह पैंडेमिक तेजी से फैल भी रहा है, अभी भी ये तमाम देशों में फैल रहा है। कहीं एक बार फिर से हमारे देश में एक बड़ी आफत ना आ जाए, इसका हमें ख्याल रखना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लवी, विनोद और मनोज, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।